स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और अब हम वाक्य विचार के अंदर एक विषय रह गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, वो आज हम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें वाक्य के भेद, उसके बाद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर सभी का आपको विस्तार से बताया गया है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपको इसमें ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सामग्री ज़्यादा है इसमें और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए भी बनाए गए हैं। इसलिए आप उस नज़र से आपकी जितनी आवश्यकता है उतना मैटर आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद थे उनको आपने जाना था, और अब हम उन्हीं भेदों के आधार पर कैसे वाक्य में परिवर्तन के रूप में इसका प्रयोग कर पाएंगे ये आप जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि वाक्य का रूपांतरण कैसे हो रहा है। पहला देखते हैं विधानवाचक। जैसे यहाँ पे आप वाक्य देखिए, अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है निषेधवाचक, जहां पर न के अर्थ में अनुपमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी। इसी प्रकार देखिए प्रश्नवाचक, क्या अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी, यहाँ पे प्रश्नवाचक है। विस्मयवाचक, अरे अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी। अगला देखिए आज्ञावाचक, अनुपमा पुस्तक पढ़ो। इच्छावाचक, अनुपमा पुस्तक पढ़ती होगी। संकेतवाचक, अनुपमा पुस्तक पढ़े तो। अब आगे देखिए, वाक्य रचना के कुछ नियम हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें जो है वो वाक्य बनाना है, कैसे परिवर्तन करना है। इनमें सबसे पहला आता है, अगर हमें सुंदर वाक्यों की रचना करनी है तो पहला है क्रम, यानी कि उसका ऑर्डर ठीक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है अन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। और तीसरा आता है प्रयोग, यानी कि उसका यूज, मतलब किस संबंध में कुछ कहा जा रहा है। इस प्रकार इन 3 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो वाक्य रचना आपकी बिल्कुल सही हो। सबसे पहले देखते हैं क्रम, यानी ऑर्डर। किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पदक्रम कहते हैं। इसके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी वाक्य के आरंभ में ज्यादातर आप देखेंगे कि कर्ता शुरू में ही होता है, मध्य में कर्म होता है और अंत में क्रिया होती है। तो मोहन ने भोजन किया, मोहन करता है, भोजन कर्म है, किया क्रिया है। अब यहाँ जो है दूसरी बात जो देखने वाली है वो है उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। हमने देखिए बताया था ना कि उद्देश्य और विधेय 2 प्रकार, तो इनमें वही बात बता रहे हैं। जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब यहाँ लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं तो एक सामान्य था। अब अच्छे लड़के, तो हमने क्या देखा कि उद्देश्य यानी कि कर्ता, उसके विस्तार को हमने पहले रखा, अच्छे लड़के, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक क्रमशः आते हैं, यानी इनका क्रम इस तरीके का रहता है। जैसे मुरारी ने घर में
अलमारी से शाम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला कि संबोधन आरंभ में ही आता है, जैसे हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए। अगला देखिए विशेषण विशेष्य या संज्ञा के पहले आता है, जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। कैसी कमीज? कमीज के बारे में बताया जा रहा है। क्या विशेषता है? उजली। ठीक है, तो उजली कमीज कहीं खो गई। अगला देखते हैं हम, इसमें जो जरूरी है वो है अन्वय यानी कि मेल। अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों यानी शब्दों को एक दूसरे से संबंध या मेल दिखाया जाता है। यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का तथा संज्ञा और सर्वनाम का होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कर्ता और क्रिया का मेल। यदि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। अब आप समझिए इसके उदाहरण से, जैसे करीम किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो दूसरा वाक्य है सोहन मिठाई खाता है। रीता मिठाई या सोहन मिठाई खाता है, रीता घर जाती है। इसी प्रकार अगला देखिए, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हूं और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो क्या होता है? इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे मोहन और सोहन सोते हैं, तो ये दो हो गए, इसलिए सोते हैं। सोता है नहीं कहा ना। इसी प्रकार आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती है। ठीक है, स्कूल जाती हैं, तो हैं में बिंदी लगी है, यहाँ बहुवचन में है, तो क्रिया भी इन तीन के कारण बहुवचन में है। कर्म और क्रिया का मेल। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की जो है वो निशानी क्या होती है? को, विभक्ति ना हो, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे आशा ने पुस्तक पढ़ी, हमने लड़ाई जीती, उसने रुपए दिए। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों तो क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे मैंने कृष्ण को बुलाया, तुमने उसे देखा, स्त्रियों ने पुरुषों को ध्यान से देखा। संज्ञा और सर्वनाम का मेल। यहाँ पे देखिए, सर्वनाम में उसी संज्ञा के लिंग और वचन होते हैं जिसके बदले वह आता है, परंतु कारकों में भेद रहता है। जैसे प्रखर ने कहा कि मैं जाऊंगा, शीला ने कहा कि मैं यही रुकूंगी, तो यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ, शीला ने कहा कि मैं यहीं रुकूंगी, जो मैं आया है वो शीला के लिए ही आया है। ठीक है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम का मेल भी हमें ध्यान से देखना है। संबंध और संबंधी में मेल। अब संबंध के चिन्ह में वही लिंग वचन होते हैं जो संबंधी के। जैसे रामू का घर, किसका घर? रामू का घर। श्यामू की बकरी, तो ये संबंध और संबंधी का मेल हो गया। यदि संबंधी में कई संज्ञाएं बिना समास के आए तो संबंध का चिन्ह संज्ञा के अनुसार होगा। जैसे देखिए, मेरी माता और पिता जीवित हैं, तो यहाँ पर बिना समास के हमने इसका प्रयोग देखा। अगर ये समास युक्त होता, ठीक है, तो मेरे माता पिता, माता पिता के बीच में योजक आया, जीवित है। तो हम कई बार ने देखा कि यदि
संबंधी में कई संज्ञाएं आ रही हैं, तो कुछ बिना समास के भी आ रही हैं और कुछ समास के साथ भी आ रही हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए, वाक्यगत प्रयोग। वाक्य का सारा सौंदर्य पदों अथवा शब्दों के समुचित प्रयोग पर आश्रित है। यानी कि सही सही उचित प्रयोग हो तब जो है वो वाक्य सुंदर लगता है। पदों के स्वरूप और औचित्य का ध्यान रखे बिना शिष्ट और सुंदर वाक्यों की रचना नहीं होती। जो शब्द हम वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं वो पद बन जाता है। अब उन पदों का हमें कैसे कैसे सही प्रकार से प्रयोग करना है, ये हम इसमें देखेंगे कि प्रयोग संबंधी कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, एक वाक्य से एक ही भाव प्रकट हो। ठीक है। दूसरा, शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण संबंधी नियमों का जरूर पालन करना है। व्याकरण को पालन करके ही हम सुंदर वाक्य बना पाएंगे। वाक्य रचना में अधूरे वाक्यों को नहीं रखा जाए, कोशिश करें, क्योंकि अधूरे वाक्य रखेंगे तो उसमें अर्थ निकल कर नहीं आएगा। और अगला है कि वाक्य योजना में स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए और प्रयुक्त शब्दों में जो भी हमने मतलब प्रयोग किए हैं, शब्दों को हमने प्रयोग किया वाक्य बनाने के लिए, उनकी शैली संबंधी शिष्टता हो। बिल्कुल व्याकरण के अनुसार हर चीज इसमें हमें प्रयोग करनी है। कुछ और बातें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो है नंबर 1, प्रत्येक, किसी, कोई, इनका प्रयोग कैसे। ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयोग अशुद्ध है। जैसे प्रत्येक, अब प्रत्येक का देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। ठीक है। प्रत्येक पुरुष से मेरा निवेदन है। इसी प्रकार देखिए कोई, मैंने अब तक कोई काम नहीं किया। तीसरा है, किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता, किसी का ऐसा कहना है ना। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको वहां पर देखा कि एक वचन में प्रयोग हो रहा है। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग भी अशुद्ध है। जैसे कोई भी होगा तब काम चल जाएगा, यहाँ जो भी है वो अनावश्यक है, जरूरत ही नहीं है भी लगाने की, भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है कोई और किसी में भी का भाव पहले से ही वर्तमान है। ठीक है ना, इसमें भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने अर्थ के आधार पर वाक्यों में कैसे हम परिवर्तन करते हैं इन नियमों को भी देखा और आपने जाना कि कैसे आप व्याकरण का ध्यान रखते हुए, उनके नियमों का ध्यान रखते हुए वाक्य सुंदर स्पष्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें भरपूर जानकारी मिली है और अपनी कक्षाओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी बच्चे हैं वो इसका प्रयोग अपने कार्य में कर सकते हैं। जिस किसी ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक बहुत लोग कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद कर रही हूँ। सबको बहुत पसंद आ रहा है, सब जो हम इस तरीके के जो व्याकरण के बारे में बताया जा रहा है, सबको ये कार्य बहुत अच्छा लग रहा है, सराहना कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें जिससे कि मुझे भी इनकी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।